हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड वंडरफुल। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के फाइनल टॉपिक पर, लास्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरोजन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कोरोजन। आज का वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों। खास इसलिए है क्योंकि ये जो टॉपिक है कोरोजन, ये 10th में तो दिया ही है, लेकिन इसके हायर क्लासेस में आप इसे बहुत ज्यादा डेप्थ में सीखने वाले हैं। अब 10th की बुक में इसे बहुत ही लिमिटेड दिया है, जो कि बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज भी करता है। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को इतना इजीली, इतना डेप्थ में सीखने वाले हैं कि जो हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। दोस्तों, कोरोजन आखिर होता क्या है? कोरोजन का डेफिनेशन है द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज कोरोजन। मतलब कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है एटमॉस्फेयर के अलग अलग कंपोनेंट की वजह से। जैसे एटमॉस्फेयर में काफी सारी गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इन सब की वजह से मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस है उसका स्लो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डीके हो जाता है। तो यही प्रोसेस कहलाती है कोरोजन। कोरोजन के अगर कुछ एग्जांपल हम लेना चाहे तो जैसे हमने देखा होगा कि सिल्वर के कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कुछ दिनों बाद काले पड़ जाते हैं, या तांबे की मतलब कॉपर की कोई चीजें होती है जिन्हें अगर रेगुलरली क्लीन नहीं किया जाए तो उस पर ग्रीन कलर के, ब्लैकिश कलर के पैचेस लग जाते हैं, कुछ दाग हमें दिखाई देते हैं। तो वो दाग जो होते हैं वही एक्चुअली कोरोजन की वजह से होते हैं। मतलब वो जो कॉपर है वो एटमॉस्फेयर के गैसेस के साथ रिएक्ट हो जाता है और नया कंपाउंड तैयार कर लेता है। तो उस नए कंपाउंड की लेयर इस चीज पर, इस चीज के सरफेस पर तैयार हो जाती है, जिससे कि उसका सरफेस जो है अपना लस्टर खो देता है, शाइनिंग खो देता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। आयरन का रस्टिंग जो होता है वो भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल है, जिसे हम जंग लग जाना कहते हैं। आयरन की कोई चीज अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए तो कुछ दिनों बाद वहां जंग उसे लग जाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। फास्ट रस्टिंग का भी एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। आपने एप्पल देखा होगा, तो एप्पल को कट करके अगर हम कुछ समय तक ऐसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रख दे, तो जब वो एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में होता है तो रेडिश कलर का हो जाता है, कुछ रेडिश कलर का कलर उसका चेंज हो जाता है। तो ये क्या है रेडिश कलर? एक्चुअली हम जानते हैं कि एप्पल में आयरन प्रेजेंट होता है, तो उस आयरन का हो जाता है रस्टिंग, मतलब जंग वहां लग जाती है, इसलिए वो रेडिश कलर का सरफेस हमें दिखाई देता है। अब ऐसा क्या करें जिसके वजह से कोरोजन ना हो? कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाता है? तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए उस मेटल का जो जो भी कोई आर्टिकल है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी कोई चीज है, उसे हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन में डालकर उसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। या फिर अगर हम उसे पेंट कर दे, या फिर गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी भी कुछ प्रोसेस है जिसकी वजह से कोरोजन रुकाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। ये जो प्रोसेस है गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो हमने प्रोसेस के बारे में बात की, इसके बारे में हम डिटेल में मेटलर्जी यहाँ जो चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, सभी जो मेटल्स है उनका कोरोजन नहीं होता है, जो एक्टिव होते हैं उनका ही होता है। लेकिन जैसे नोबल मेटल्स हैं जो कि टोटली स्टेबल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम ले गोल्ड का, तो उनका कोरोजन नहीं होता है क्योंकि वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। तो उनका जो लस्टर है वो हमेशा बना रहता है, उनका कोरोजन नहीं होता है। तो ये जो कोरोजन है उसमें हम आज मेनली सीखने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन की रस्टिंग मतलब सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन नहीं है। ऑक्सीडेशन तो होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया और उसका ऑक्सीडेशन हो गया मतलब रस्ट तैयार हो गई। रस्ट जो है उसका फॉर्मूला है दोस्तों Fe2O3.XH2O। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तब आपको ये फॉर्मूला लिखना है रस्ट का।
तो आज हम देखने वाले कि ये रस्ट कैसे तैयार होती है। इसके पहले हम एक कुछ एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में पेज नंबर 44 पर दी हुई है। एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि हमें 4 टेस्ट ट्यूब लेना है, जैसे नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और इन चारों भी टेस्ट ट्यूब में हमें आयरन की नेल लेना है, जैसे खीला होता है ना, आयरन नेल हमें लेना है। ठीक है, अब ये जो हमने नेल ले लिया तो इसका कोरोजन किस तरह के एटमॉस्फेयर में, मतलब किस चीज के प्रेजेंस में स्लो होगा, फास्ट होगा, होगा नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो जो पहला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने बॉइल्ड वाटर ले लिया। ठीक है, इसमें हमने ले लिया बॉइल्ड वाटर और उसमें ऐड कर दिया ऑयल। तो ये वाटर है, अब ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता है, इसलिए ऑयल की ऐसे ऊपर लेयर तैयार हो जाएगी। इससे क्या होगा कि ये जो नेल है वो वाटर के कांटेक्ट में तो आएगा, लेकिन यहाँ जो इसके बाहर एयर है उसकी कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ऑयल की लेयर है, उसकी वजह से एयर जो है वो एंटर नहीं करेगी। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, नो एयर, एयर प्रेजेंट नहीं है। जबकि जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने लिया है साल्ट सॉल्यूशन, मतलब वाटर तो प्रेजेंट है ही है, साथ में साल्ट भी है, और यहां हमने ऑयल वगैरह कुछ ऐसे ऐड नहीं किया है, इसका मतलब यहां एयर एंटर हो रही है, तो यहां एयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसमें सिर्फ एयर प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ एयर प्रेजेंट है। और फोर्थ वाला जो है उसमें है एयर और कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अनहाइड्रेट है। ठीक है, अनहाइड्रेट। और इसका जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब है उसे इस तरह से यहां पर कॉर्क लगा दिया है, मतलब इसे बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से क्या होगा कि यहां वाटर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एयर तो है लेकिन यहां वाटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड यहाँ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये बाहर का जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में अब नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि अब जो रस्टिंग हो रहा है वो कैसे होगा। तो यहाँ बहुत ही कम चेंज होगा, मतलब बहुत ही स्लाइट चेंज होगा, नहीं के बराबर चेंज होगा, क्योंकि वाटर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सॉरी वाटर तो प्रेजेंट है बट एयर प्रेजेंट नहीं है। तो विदाउट एयर जो है इसका रस्टिंग नहीं होगा, बहुत ही स्लाइट चेंज इसमें हमें दिखाई देगा। जबकि जहां साल्ट सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ वाटर भी है, एयर भी है और साल्ट भी है, तो साल्टी वाटर अगर होगा तो कोरोजन बहुत ही फास्ट होगा, सबसे फास्ट यहाँ होगा। और बाकी ये जो दोनों है इसमें से यहाँ पे स्लाइड चेंज होगा, क्योंकि एयर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर नहीं है, यहाँ पे होगा नो चेंज। ठीक है, मतलब रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है? वाटर और एयर दोनों भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ याद रखने वाली चीज यही है कि अगर सिर्फ एयर है तो कोरोजन नहीं होगा, मतलब रस्टिंग नहीं होगा। अगर सिर्फ वाटर है तो भी रस्टिंग नहीं होगा, लेकिन वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है और ऊपर से साल्ट भी प्रेजेंट है, तो रस्टिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। अब हम सीखने वाले मेन टॉपिक जो हमारा है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन नहीं है, मतलब सिंपली ऑक्सीजन जो है वो आयरन से रिएक्ट हो रहा है और रस्ट तैयार हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें से एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है उसको हम एनोड कहते हैं और जो निगेटिव होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, कैथोड। तो जब रस्टिंग होता है किसी सरफेस का, आयरन सरफेस का, मान लीजिए ये आयरन का कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो सरफेस है यहाँ कुछ पोर्शन जो है वो एनोड की तरह रिएक्ट करता है और कुछ पोर्शन जो है वो
कैथोड की तरह रिएक्ट होता है। मतलब यहाँ डिवीजन हो जाएगा, कुछ पोर्शन अपने आप एनोड बन जाएगा तो कुछ पोर्शन अपने आप कैथोड बन जाएगा। अब जो एनोड है वहां होगा ऑक्सीडेशन, वहां क्या होगा ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ Fe, और Fe मतलब आयरन। तो Fe का ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ तैयार होगा Fe2O3.H2O, मतलब रस्ट तैयार हो जाएगा। और जो कैथोड है वहां होगा रिडक्शन, वहां क्या होगा रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा? ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, और ऑक्सीजन का रिडक्शन होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल तैयार होगा। तो ये मेन जो दो रिएक्शन होती है, एक होती है एनोड रिएक्शन और दूसरी होती है कैथोड रिएक्शन, जो कि कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला तैयार कैसे हुआ। ये सिंपली ऐसा नहीं कि फेरस जो है, मतलब आयरन को हम फेरस भी कहते हैं, वो सिंपली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और रस्ट तैयार हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि हम बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही इजी मैनर में, बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। दोस्तों, रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है हम सीखने वाले हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई आयरन की चीज है, ठीक है, ये है कोई हमारे पास आयरन की चीज। तो इसका ये जो सरफेस है, जैसे कि हमने बात की, कहीं एनोड बनेगा तो कहीं कैथोड बनेगा। ठीक है, कहीं एनोड बनेगा तो कहीं कैथोड बनेगा। अब ये कब होगा? जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? वाटर वेपर है ना, मॉइस्चर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऐसी तरह तरह की गैसेस प्रेजेंट है। तो मान लीजिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी कि ये जो H2O है उसका आयनाइजेशन होगा, मतलब ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इसके आयंस बन जाएंगे। तो कौन से आयन बनाएंगे? H+ OH निगेटिव, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। ठीक है, ऐसे दो तरह के आयंस यहां बन जाएंगे। मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका आयनाइजेशन हो गया, और इस तरह के काफी सारे हमें H+ और OH निगेटिव आयंस यहां मिल जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एटमॉस्फेयर में CO2 भी प्रेजेंट है, O2 भी प्रेजेंट है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो CO2 के साथ रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन मिलेगी H2O प्लस CO2, और तैयार होगा एसिड COO3, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। मतलब ये जो वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके कार्बोनिक एसिड तैयार करेगा, मतलब ये वाटर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक वाटर यहाँ तैयार हो जाएगा, और ये जो एसिड है उसका फिर से आयनाइजेशन होगा, मतलब इसके फिर से आयंस तैयार होंगे। तो कौन से आयन तैयार होंगे? H+ CO3 2 निगेटिव। तो यहाँ पे फिर हमें फिर से और H+ और CO3 निगेटिव ऐसे आयंस यहाँ पे ढेर सारे H+ आयन, ढेर सारे OH निगेटिव आयंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आयनाइजेशन की वजह से। अब आती है हमारी मेन रिएक्शन जो कि है एनोड रिएक्शन। ठीक है, एनोड रिएक्शन। अब एनोड रिएक्शन क्या होने वाली है? तो ये जो Fe है उसका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा? वो करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन वाले वीडियो में, हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ये Fe जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लॉस करेगा, तो आयन तैयार होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव आयन तैयार होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मतलब 2, यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे, Fe जो है, Fe एटम, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से उसका पॉजिटिव आयन तैयार हुआ। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं पॉजिटिव आयंस तैयार होते हैं। हमने पढ़ा है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। Fe मेटल है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो एक Fe एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके वजह से Fe2+ आयन तैयार हो जाता है।
ठीक है, अब देखिए यहां हम देख सकते हैं कि एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो 2 Fe कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे? ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो यहां हमें 2 Fe आयंस मिल जाएंगे, Fe2+ आयन। अब हमने ऐसा क्यों किया? तो आगे हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है जिसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने अभी से ही इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो सिंपली एक एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो 2 एटम्स जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। इस चीज को हम यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe। ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड पर, एनोड रिएक्शन हुई। अब कैथोड रिएक्शन क्या होगी? तो कैथोड पर होता है रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा? ऑक्सीजन का होगा। रिडक्शन मतलब क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं, यहां ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं वो ऑक्सीजन से जाकर कंबाइन होंगे, यहाँ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे जाकर कंबाइन होंगे और वाटर मॉलिक्यूल तैयार होंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन, वो किससे कंबाइन हो गया है? ये 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हुआ, साथ में यहाँ 4 हाइड्रोजन आयन से भी कंबाइन होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और ये ऑक्सीजन कंबाइन हो गया और यहाँ तैयार हो गया है H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल। थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है इसलिए यहाँ भी हम 2 कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है। तो ये हो गई हमारी कैथोड रिएक्शन और ये हो गई हमारी एनोड रिएक्शन। अब ये दोनों भी इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे जो कि हो जाएगी हमारी नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देंगे, मतलब ट्वाइस Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां अब हम राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, तो ट्वाइस Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस H2O। अब इधर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को कैंसिल कर देते हैं, मतलब हमें मिलेगा ट्वाइस Fe प्लस O2 प्लस 4 प्लस इट गिव्स ट्वाइस Fe प्लस 2 प्लस ट्वाइस H2O। तो ये हो गई हमारी नेट रिएक्शन, मतलब यहाँ Fe2+ आयन तैयार हुआ है। अब ये Fe2+ आयन जो है वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, ये यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा और माइग्रेट होकर वो तैयार करेगा Fe3+ आयन। ये बात ध्यान रखिए, Fe2+ आयन जो है वो एनोड के पास से माइग्रेट हो जाएगा और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद वो Fe2O3 तैयार करेगा। अब ये जो Fe2O3 है, यहाँ Fe का जो आयन है वो Fe+3 के फॉर्म में है। ठीक है, पहले Fe2+ था, वो Fe3+ हो गया। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं? तो देखिए ये Fe2O3 जो है, ठीक है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, तो Fe2O3 जो है इसमें जो आयन है ये टोटल कंपाउंड हो गया। ठीक है, कंपाउंड किससे बनता है? आयन से बनता है। कौन से आयन से बनता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर्मूला कैसे तैयार होता है? Fe और O। तो अगर हम इसकी वैलेंसी लिखे तो ये यहाँ पे 3 है और इसकी वैलेंसी है 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा Fe2O3। मतलब इस पर से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो Fe है वो +3 वाले फॉर्म में है। इसे हम कहते हैं फेरस और इसे हम कहते हैं फेरिक। मतलब यहाँ Fe2 कन्वर्ट हो गया Fe3 में, मतलब यहाँ प्लस चार्ज बड़ा है। ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ पे बड़ा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब नेगेटिव चार्ज कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये Fe2+ जो है वो माइग्रेट हुआ एनोड से, एनोड पर था तो एनोड से वो माइग्रेट होके जाएगा
ऑक्सीजन के साथ फिर से कंबाइन होगा और कन्वर्ट होगा Fe2O3 के फॉर्म में। और Fe2O3 में वो इस स्टेट में है, मतलब वो जो Fe आयन है वो +3 के फॉर्म में है, राइट। तो ये हमारी एक रिएक्शन हमें मिली थी, नेट रिएक्शन। अब क्या होता है कि Fe+2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो उसकी रिएक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे Fe2+ प्लस O2, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी है तो प्लस H2O, ठीक है, ट्वाइस H2O। और इससे हमें मिलेगा Fe2O3 प्लस 4H+ आयन। अब देखिए यहाँ जो ये रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, मतलब यहाँ 2 और फिर इधर 2, मतलब इधर साइड में टोटल 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 2, मतलब इधर टोटल 4 हो गए और इधर 3 है। तो इधर अगर एक कम करना है तो हम यहाँ हाफ लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 का हाफ किए तो 1, मतलब इसकी वैल्यू अभी होगी 1, ये 1 और ये 2 मतलब 3, और इधर भी 3। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो हाफ है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को दोनों साइड से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये हाफ O2 है, यहाँ अगर हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा O2। लेकिन इसके लिए हमें पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी वो बैलेंस होंगी। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, मतलब 4Fe2 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाफ O2, प्लस यहाँ 2 2 जा 4 आ जाएगा H2O, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Fe2O3, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जा 8 H+। अब ये 2 कैंसिल हो गया तो ये 4Fe2 प्लस O2 प्लस 4H2O प्लस ट्वाइस Fe2O3 प्लस 8H+। अब देखिए O कितना है, यहाँ 3 2 जा 6 हो गए, और इधर कितना है, ये 4 और ये 2, मतलब 6 हो गए, दोनों तरफ 6 हो गए, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ हमें Fe2O3 मिल गया है, मतलब ये Fe2+ जो है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो Fe2O3 तैयार हो गया। यहाँ Fe2+ है, यहाँ का जो आयन इसमें जो छुपा हुआ है Fe आयन वो +3 के फॉर्म में है, राइट। अब ये जो Fe2O3 है ये फिर से रिएक्ट होगा वाटर के साथ, मतलब जंग अभी बाकी है, जंग लगना अभी बाकी है, बने रहिए, और भी थोड़ा सा वीडियो बाकी है। तो ये ट्वाइस Fe2O3 जो है वो फिर से H2O के साथ रिएक्ट होगा। यहाँ हम लिखेंगे X, यानी कि यहाँ हम X मॉलिक्यूल लेंगे, X की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 2 4 10, ठीक है, जनरल में हम 2X लिखते हैं। तो यहाँ तैयार हो जाएगा फिर Fe2O3 डॉट XH2O जो कि है रस्ट। तो ये जो रस्ट तैयार होती है आयरन पे उसका फॉर्मूला अब तैयार हो गया है Fe2O3 डॉट XH2O। फ्रेंड्स हमने इसे काफी डिटेल में स्टडी किया है ताकि हमें ये बेटर समझ में आए। आगे की क्लासेस में जब आप ये पढ़ेंगे आपको ये बहुत आसान लगेगा, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग लगा रहता इसमें। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया रस्ट का फॉर्मूला। अब जैसे रस्ट मतलब होता है फेरस का ऑक्सीडेशन, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन, उसी तरह अगर कोरोजन का और एक एग्जांपल हम ले तो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये भी एक टॉपिक हमें दिया हुआ है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है कि जो ऑयल होता है हमारे यहाँ किचन में कैन में ऑयल पड़ा होता है, अगर वो ऐसा ही पड़ा रहे काफी दिनों तक, अगर हम उसे यूज ना करें, या फिर जो टीन होता है, ऑयल का टीन होता है, उसके नीचे में जो लेफ्ट ओवर ऑयल बच जाता है जो हम निकाल नहीं पाते वहीं पे पड़ा रह जाता है, कुछ दिन बाद देखिए अगर आप उस ऑयल को यूज करना चाहे तो गर्म करने के बाद उसमें ऐसे बहुत फेस आता है, उसमें स्मेल आती है, बहुत गंदी सी बदबू आती है, तो एक्चुअली वो रेंसिड ऑयल होता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हो जाता है उसके साथ, जिसके वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर से एक बार अगर आपको नहीं ठीक से समझ में आया तो फिर से एक बार प्लेबैक कीजिए,
और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा अगर आप इस बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ कीजिए दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।